प्रॉब्लम तब होगी जो आपने किसी टॉपर्स के आंसर्स को देख करके, उसके स्टाइल को देख करके आपने उसे पत्थर पर लिखी हुई लकीर मान लिया, तब दिक्कत होती है। अब यही एक इशू आजकल स्टूडेंट्स के बीच चल रहा है टॉपर्स आंसर्स को लेकर के। तो अ कपल ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड सम ऑफ द आंसर्स रिटन बाय सम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। उनका पहले सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स से मेरे साथ शेयर किया और कहा कि सर इसका इवैल्यूएशन करके बताओ, आप इसमें बताओ कि क्या इंप्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता है। So that's why this session, this video is all about that. I will be picking some answers and I will let you know कि सक्सेसफुल कैंडिडेट तो हो गए वो, पर इसमें भी क्या लैकुना रहे हैं। हो सकता है ये सारे आंसर जो लिखे उन्होंने, वो हो सकता है अपने प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में उन्होंने लिखे। तो मेरा सजेशन होगा कि यू शुड नॉट जस्ट ट्राई टू कॉपी पेस्ट दिस वे ऑफ राइटिंग ऑफ सम सक्सेसफुल कैंडिडेट, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो तरीका उनका प्रिपरेशन के किस स्टेज में था। हो सकता है सक्सेसफुल वो बाद में हुए हों। सो यही पर्पस है, एंड वी विल लर्न इन दिस थ्रू दिस वीडियो वी विल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, कि आंसर लिखना कैसे होता है एंड हाउ टू डिकोड द आंसर्स। सो दिस क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? हाईलाइट various ways means the constitutional provisions which the Indian constitution underscores this principle। कौन से प्रिंसिपल? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाले प्रिंसिपल को अंडरस्कोर करता हुआ वो कौन कौन सा प्रोविजन है विच इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको हाईलाइट करने की बात कही जा रही है। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो it is very simple question, but the major challenge here is writing the answer which is proportionate। तो जो लोग मेरा सेशन रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि प्रोपोर्शनेट आंसर का मतलब होता है दैट योर आंसर शुड बी इक्विवेलेंटली एड्रेसिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आंसर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं एंड क्वेश्चन इज 150 वर्ड्स, तो 50 वर्ड्स तो सपोज कर लो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देने में चला गया, तो 150 में से 50 लेस कर दो, तो अराउंड 100 और 90 वर्ड्स यू विल बी राइटिंग इन द बॉडी। अब ये जो 100 वर्ड्स आप लिख रहे हैं बॉडी में, और अगर क्वेश्चन का अगर दो पार्ट है, देन योर आंसर शुड बी हैविंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स और स्पेस डेडिकेटेड टू बोथ पार्ट्स ऑफ द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट का मतलब बहुत अच्छा होगा 50-50, बट हम तराजू लेके तो बैठे नहीं है, तो 50-50 ऐसा तौल के नहीं लिखना है आपको, पर आप 60-40 लिख सकते हैं, 55-45 लिख सकते हैं, ना। ये हो गया प्रोपोर्शनेट, बिकॉज मोर और लेस आपने इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स डिवोट करा दोनों पार्ट्स ऑफ द आंसर को। बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली हम क्या करते हैं, वी विल राइट 20, 70, 30, 80, ठीक है, या 70, 30। तो ये क्या है, एक तरफ ना स्क्यूड है, किसी एक पार्ट के ऊपर हम ज्यादा डिवोट कर रहे हैं और दूसरे पार्ट के ऊपर वी आर राइटिंग मच लेस। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इफ यू कैन हैव अ गुड कमांड ओवर राइटिंग अ प्रोपोर्शनेट आंसर, तो मेरी बात मान करके चलिए, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स, वेरी डिसेंट मार्क्स एज कंपेयर टू अदर्स जिन लोगों ने प्रोपोर्शनेटली नहीं लिखा है। So this was first challenge, that answer, writing an answer which is proportionate। Second challenge जो इसमें था वो था ये highlight करने कहा जा रहा है। The question is asking you to highlight the various basic provisions और basic features आप कह लें। Question is not asking you to explain or examine। Question is not asking you to discuss। ये चीजें नहीं कह रहा है। हाईलाइट का मतलब जो ही मेन से फीचर्स हैं और प्रोविजंस आप कह लें, उनको आप एक जगह पे लिख करके बता दो कि भैया ये है, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट आप ये हाईलाइट ऐसे करें, आप इनको मेंशन ऐसे करें दैट इट शुड बी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है, इस तरीके से लिखना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आंसर। वी विल लर्न व्हाइल रिव्यूइंग दिस आंसर इन अ व्हाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज द आंसर। Maybe this is the introduction। Constitutionalism refers to the adherence to constitutional principles by limiting the powers of various organs of the government and delineating rights and duties of the citizens। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर गेस करें तो नियरली अराउंड 25 वर्ड्स के आसपास होगा, ये नियरली 25 वर्ड्स के आसपास का है। एक लंबा सा स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन 25 वर्ड्स, अच्छी बात है। लिमिटेड है,
बढ़िया है। पर चैलेंज इसमें क्या होगा आपको, एक पूरा पैराग्राफ, देर इज ओनली वन सेंटेंस इन द एंटायर इंट्रोडक्शन। इसमें कोई बुराई नहीं है, यू कैन राइट लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस, बट आप तभी लिखें जो आपकी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड है। इफ यू डोंट हैव a decent command over your language, then you should avoid writing long long sentences. तो एक बहुत मेजर इशू है जो मैं अपने, जब भी मैं कॉपी इवेलुएट करके देता हूं बच्चों को, तो आई कीप हाईलाइटिंग दैट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आप कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you have good command over English language or whatever language you are using, Hindi or whatever, if you have good command over language, if you have good command over some basic grammar, then you can go for writing these long sentences. बट अगर आपके पास अच्छी कमांड नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप स्मॉल सेंटेंसेस लिखें, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस लिखें। वो आपका बर्डन भी, आपका सरदर्द भी कम करेगा और चांसेस हो कि आप मीनिंगफुली लिख पाएंगे। तो सेंटेंस शुड बी स्मॉल एंड मीनिंगफुली रिटन। ये दो बेसिक चीजें इस आंसर के इंट्रोडक्शन पार्ट से हमने हाईलाइट करी, एंड यू शुड लर्न दिस। स्किल अच्छी है आपके पास, राइटिंग स्किल अच्छी है, लैंग्वेज स्किल अच्छी है, तो आप लंबे सेंटेंस लिखिए, बट अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद दिस जो जिस कैंडिडेट की भी कॉपी थी, ही शिफ्टेड एंड ही गेव सम टाइटल, वेज इन विच द प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड, इज है या इन है, इज हाईलाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, पर यहां पे दिक्कत क्या है ना, कि क्वेश्चन के दो पार्ट थे, जैसा मैंने अभी हाईलाइट करा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाईलाइट वेरियस वेज। अब इन्होंने फर्स्ट पार्ट को इंट्रोडक्शन में डील करके छोड़ दिया। फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक बेसिक का डेफिनेशन दे दिया इंट्रोडक्शन में, एंड देन ही शिफ्टेड टू पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन। अब यहां पे दिक्कत है, यू शुड बी राइटिंग अ प्रोपोर्शनेट आंसर। अगर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो बेटर होता कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक छोटा सा डेफिनेशन दे देते, या अगर यही डेफिनेशन इनको रखना है तो नो डाउट इसी डेफिनेशन को रखें। बट इसके बाद अगर यहां पे इफ द कैंडिडेट हैज गिवन सम मोर फीचर्स और सम अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो इनका आंसर प्रोपोर्शनेट हो सकता था। अब क्या क्या फीचर्स दे सकते थे, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट बना सकते थे। फ्लो चार्ट बना करके आप बता सकते थे लाइक लिमिटेशंस ऑफ स्टेट पावर थ्रू हायर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही तो होता है कि जो भी एक हायर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस। तो ये एक यहां पे बता सकते थे। एक दूसरा बुलेट पॉइंट छोटा सा दे सकते थे, ही कुड हैव रिटन अबाउट रूल ऑफ लॉ, है कि नहीं, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तीसरा बता सकते थे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये भी बता सकते थे यहाँ पे, एंड प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्ररी अथॉरिटी। तो करना कुछ नहीं था, आपने इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिफाइन कर दिया, परफेक्ट। बट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो बताओ, यहाँ पे आप कुछ तो एक्स्ट्रा बताओ आप कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आपको क्या समझ में आया। डज इट मीन व्हाट डू अंडरस्टैंड का मतलब सिर्फ डेफिनेशन थोड़े होता है, एंड दैट आल्सो डेफिनेशन ओनली फॉर नियरली 25 वर्ड्स। तो बहुत अच्छा होता है अगर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ऐसे करके बना देते, और उस फ्लो चार्ट में ये 3 पॉइंट भी अगर निकाल के दे देते, और उस 3 पॉइंट से अगर ये ऐसे कर पाते, तो इससे इनके आंसर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती, और तभी नहीं समझ में आता कि ओके ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ये बंदा, ये जो भी व्यक्ति है, स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से समझता है। वर्ड वो थोड़ा प्रोपोर्शनेट भी आंसर हो जाता है इनका। सो दिस वाज द फर्स्ट इशू विद दिस आंसर। आप अवॉइड कीजिए ऐसे लंबे लंबे हेडिंग्स देने का, बिकॉज ये हेडिंग इज अननेसेसरली ईटिंग अप योर टाइम। दिस इज अननेसेसरली ईटिंग अप योर टाइम एंड वर्ड, बिकॉज सेम क्वेश्चन में सेम चीज दिया हुआ है, उसी को आपने क्या करा कि यहाँ पे सेम चीज रिपीट करा। इसको आप क्रिस्प कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, 2 वर्ड का आप दे सकते थे, रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसे 2-3 वर्ड अगर आप लिख देते तो आपका हेडिंग का काम हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे लंबे लंबे चीजों को आप इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो आपका समय ही बचेगा, एंड योर आंसर विल बिकम मोर प्रोपोर्शनेट, मोर रेलेवेंट। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से फीचर्स और प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का हाईलाइट किए हैं। फंडामेंटल राइट्स विच आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत क्रिस्प सा इन्होंने दे दिया। मुझे जो समझ में आ रहा है कि दिस एस्पिरेंट इज मोस्टली ट्राइंग टू प्ले विद द कीवर्ड्स।
उन्हें लग रहा है कि हम सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड लिख दें, हम अच्छे नंबर आ जाएंगे। कीवर्ड लिखने से आपको सिर्फ एवरेज नंबर आएंगे। यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग योर आंसर, बिकॉज जो मेंस एग्जामिनेशन होता है दैट टेस्ट कि आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखने का तरीका है कि नहीं आता है। तो फंडामेंटल राइट्स अच्छी बात है, फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाईलाइट करने, तो हाईलाइट करने पूछ रहा है तो यू नीड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना नहीं है कि आपको डीप डाइव करने की जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा एक सेंटेंस में हाईलाइट करना है दैट फंडामेंटल राइट्स एंड देयर एनफोर्सेबिलिटी इंश्योर्स दैट रूल ऑफ लॉ इज फॉलोड इन द कंट्री। ऐसे अगर आप कर सकते हैं, और ब्रैकेट में अगर आपने दे दिया ये सारे जुडिशियल रिव्यू वाले जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला जो आर्टिकल है अगर आप दे दिया, तो नो डाउट आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, वैल्यू लोड हो जाएगा। पर इन्होंने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स विच आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे, बट हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपको हाईलाइट करना है, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू हाईलाइट। अगर आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर राइटिंग अ वेरी जेनरिक आंसर। सेकेंड पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू पावर्स विद हायर जुडिशरी। अब दिस इज ऑलमोस्ट सम सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन जो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आपने लिखा, बट हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर इन्होंने इस पॉइंट, इस हेडिंग के पहले अगर इन्होंने शुरू ऐसे यहाँ पे एक सेंटेंस भी अगर लिख दिया होता कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और तब अगर ऐसे शॉर्ट में लिख के चलते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दिस स्टूडेंट, दिस कैंडिडेट इज ओनली राइटिंग कीवर्ड्स, और अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग इट विद द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, then certainly you are not meeting the contextual demand of the question. तो बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन की कॉन्टेक्चुअल डिमांड को मीट करें, और उसके लिए यू नीड टू राइट कि जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी फ्लो में आपको आंसर लिखना है। प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस रिगार्डिंग व्हाट, बेटर टू राइट कि आप सेपरेशन ऑफ पावर लिखें यहां पे। Separation of power ensures that no authority exceeds its powers, और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन हो रहा है, ये लिख सकते थे यहाँ पे। रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटी राइट्स, इसको आप फंडामेंटल राइट्स में कनेक्ट कर बता सकते थे दैट देयर इज लाइक इंस्टीट्यूशनल, देयर इज सेफगार्ड्स रिलेटेड टू सर्टेन कम्युनिटीज, बी इट माइनॉरिटी और व्हाटएवर इट इज। अब इन्होंने सिर्फ 4 पॉइंट दिए हैं, अब इसमें और ही बहुत सारे पॉइंट हैं, और देखिए इन्होंने इतना स्पेस भी छोड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो द आंसर इज नियरली अराउंड आई गेस 70-75 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। तो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, बट आप लिख रहे हैं नियरली 75, जिसमें 25 वर्ड्स आपका चला गया इंट्रोडक्शन एंड नियरली 12-15 वर्ड्स आपका चला गया कंक्लूजन। तो आपने बॉडी में लिखा ही क्या, फिर आपने तो ज़्यादा लिखा ही नहीं। तो इसमें आपको और हाईलाइटिंग फीचर्स देने चाहिए, और डायरेक्ट फीचर्स, क्रिस्प फीचर्स क्या क्या हो सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सबसे बड़ा फीचर रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा फीचर इन्होंने मिस करा है, इन्होंने नहीं लिखा है। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, यहां पे इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस लिखा, इसको सेपरेशन ऑफ पावर से कनेक्ट करके और वैल्यू रिच कर सकते थे। फंडामेंटल राइट्स एंड एनफोर्सिबिलिटी, जो मैंने बताया कि शुरू में उसको ठीक करना चाहिए था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यहां पे जो जुडिशियल रिव्यू लिखा इन्होंने, इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से ये कनेक्ट कर सकते थे और बता सकते थे कि हाउ इट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अल्टीमेटली आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है कि हाउ दीज फीचर्स, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंट टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने मिस किया है, दैट इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। क्या है इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स? भाई आपके पास सीएजी है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, एंड दीज सेफगार्ड्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ, यू कैन से मेथड, अ काइंड ऑफ some sort of provisions which ensure that constitutionalism is maintained in the Indian polity.
तो ये कुछ अच्छे से पॉइंट्स इन्होंने मिस किए हैं, और जो पॉइंट्स इन्होंने लिखा है उसको इन्होंने कंटेक्चुअली रेलेवेंट नहीं बनाया है। दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो इट इज लाइक इसको और थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत थी। दिस हैज अल्टीमेटली हेल्प्ड इन प्रिजर्विंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। सो जो मेरा इनिशियल ऑब्जर्वेशन था कि दिस कैंडिडेट हैज मोस्टली फोकस्ड ऑन प्लेइंग विद द कीवर्ड्स, वही है। इस कंक्लूजन से बुराई नहीं है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगे कि वो इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ द इंडियन यूनियन से कनेक्ट किया हुआ है। बट इज इट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ओनली अबाउट प्रिजर्विंग इंडियन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन यूनियन? बेटर होता कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे आप एक अच्छा सा कोई दूसरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते थे कि okay, this constitutionalism, given the wide diversity of India, it is very important that constitutionalism, the principles of constitutionalism are implemented effectively। ऐसे करके आप लिख सकते थे। इस कंक्लूजन से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यह है यहाँ पे कि आपने हेवी वर्ड्स तो कर दिया, बट पूरे पैराग्राफ में, पूरे आंसर में आपने कहीं नहीं कनेक्ट करा कि हाउ इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो सिर्फ हेवी हेवी वर्ड्स लिखने से काम नहीं चलता। आप सोचें कि मैंने हेवी वर्ड्स लिख दिया तो मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे, सो सिर्फ हेवी वर्ड्स लिखने से काम नहीं चलता। मेक श्योर दैट योर आंसर इज कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट, योर आंसर इज प्रोपोर्शनेट, your conclusion and like your introduction are connected with the demand of the question। तो जो इंट्रो है और कंक्लूजन है दैट शुड बी कनेक्टेड विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये जो प्रेजेंट आंसर है इसमें अगर मैं रफली गेस करूं तो जहां से भी इन्होंने अपनी आंसर चेक कराई होगी तो नियर अराउंड 3 और 3.5 मार्क्स इनको मिले होंगे, उससे ज्यादा नहीं मिला होगा। बट द थिंग्स, द इश्यूज दैट आई हैव हाईलाइटेड, इफ यू कैन वर्क ऑन दोज इश्यूज तो सर्टेनली आपका ये स्कोर इस तरीके के क्वेश्चंस में इट विल इंक्रीज एंड गो अप टू 8। तो आप ये कभी मत सोचिए, यू शुड नेवर थिंक दैट 50% इज अ नॉर्म इन यूपीएससी। 50% एक नॉर्म नहीं है। You can easily get nearly 80%, 70% marks in one answer provided you are working on these three.